आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर सेकंड शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि अर्थ की सरफेस कैसे बदलती रहती है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं और अलग अलग लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं। द बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ की सरफेस को कौन कौन सी फोर्सेस बदलती हैं। सेकंड, हम समझेंगे कि प्लेट्स टेक्टोनिक क्या होती हैं और जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ पर क्या इफेक्ट होती हैं। थर्ड, हम जानेंगे कि लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार से कैसे बांटा जाता है। फोर्थ, हम यह भी समझेंगे कि ह्यूमन और दूसरे लिविंग बीइंग का लैंडफॉर्म से क्या कनेक्शन है। और आखिर में हम यह जानेंगे कि अलग अलग लैंडफॉर्म से जुड़े नेचुरल डिजास्टर लोगों की लाइफ को कैसे प्रभावित करती हैं। इसमें चैप्टर में लिखा है कि अर्थ की सरफेस एक जैसी नहीं रहती, यह लगातार बदलती रहती है क्योंकि अर्थ के अंदर और अर्थ की सरफेस पर काम करने वाली पावरफुल फोर्सेस इसे बदलती रहती हैं। इन चेंजेस को समझने वाला सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। यह थ्योरी बताती है कि अर्थ की क्रस्ट यानी बाहरी परत के बड़े बड़े पीसेस धीरे धीरे मोल्टन मेंटल यानी पिघली हुई परत के ऊपर मूव करती रहती हैं। इन प्लेट्स की मूवमेंट से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जैसे माउंटेन्स, वोल्केनोस, प्लेन्स और वैलीज। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स और लैंडफॉर्म्स को समझ ले तो हम अर्थक्वेक्स, वोल्केनो इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट और कॉन्टिनेंट साथ में ओशियन कैसे बने यह भी समझ सकती हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि अर्थ हमेशा बदलती रहने वाली यानी डायनामिक प्लेनेट है। साइड बॉक्स में इनकी डेफिनेशन लिखी है, लिखा है लैंडफॉर्म्स के बारे में। लैंडफॉर्म्स का मतलब है अर्थ की सरफेस पर बनने वाली नेचुरल फीचर्स। ये वेदरिंग यानी चट्टानों का टूटना, इरोजन यानी मिट्टी का चट्टानों का बह जाना, डिपोजिशन यानी मिट्टी का जमा हो जाना और अर्थ की क्रस्ट की मूवमेंट, ये सभी प्रोसेस से बनती है। नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल। लैंडफॉर्म के एग्जाम्पल है माउंटेन, वैली, प्लेटूस, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल फीचर। कोस्टल फीचर यानी समुद्री किनारे की प्राकृतिक आकृतियां। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक अर्थ साइंस की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसे W.J. मॉर्गन ने दिया था। यह थ्योरी बताती है कि अर्थ की क्रस्ट कैसे मूव करती है। इस थ्योरी के अनुसार अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर एक ही पीस नहीं है, यह कई बड़े बड़े और छोटे पीसीस में बटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स अपने नीचे मौजूद सेमी मोल्टन लेयर यानी आधी पिघली हुई परत के ऊपर धीरे धीरे मूव करती है। इन्हीं की मूवमेंट की वजह से माउंटेन, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस जैसी बड़ी फिजिकल फीचर और नेचुरल फिनोमिना बनती हैं। आगे लिखा है कि अर्थ मुख्य रूप से 3 लेयर्स में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर और हम सभी इसी लेयर पर रहते हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, यह बहुत मोटा होता है, थिक यानी बहुत मोटा होता है और बहुत गर्म होती है। कोर अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर है, यह बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा हैवी होती है। क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी हिस्से को मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है। यह लिथोस्फीयर कई अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से टूटा हुआ है। लिथोस्फीयर के नीचे एथिनोस्फीयर होता है, यह सेमी मोल्टन यानी आधा पिघला हुआ होता है और इसी की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर पाती हैं। क्रस्ट की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। फिगर 2.1 को पढ़ेंगे कि क्रस्ट की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। कॉन्टिनेंट्स के नीचे इसकी मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर होती है, जबकि ओशियंस के नीचे यह केवल 5 से 7 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट लिथोस्फीयर अर्थ की कठोर बाहर वाली लेयर होती है जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों शामिल होती हैं। नेक्स्ट है एचिनोस्फीयर। एचिनोस्फीयर एक गर्म और धीरे धीरे बहने वाली लेयर है जिसमें चट्टानें ज्यादातर रूप से पिघली हुई होती हैं। नेक्स्ट है मेंटल क्रस्ट और आउटर कोर की बीच की लेयर होती है जो ज्यादातर सॉलिड होती है यानी ठोस होती है। नेक्स्ट है आउटर कोर एक फ्लूइड यानी एक तरल लेयर है जो मुख्य रूप से आयरन और निकेल से बनी होती है। नेक्स्ट है इनर कोर एक सॉलिड और बहुत गर्म धातु का गोला होता है। यह अर्थ का सबसे डेंसेस्ट यानी सबसे घना भाग होता है।
नेक्स्ट है लिखा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स ठोस चट्टानों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े मेसिव स्लैब्स यानी बहुत बड़े बड़े टुकड़े होती हैं। यहाँ पर लिखा है कि टेक्टोनिक प्लेट्स सॉलिड रॉक्स यानी ठोस चट्टानों के मैसिव स्लैब्स यानी बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ये बहुत धीरे धीरे मूव करती हैं, आमतौर पर एक साल में केवल कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स मुख्य रूप से 3 टाइप्स में बटी हैं। नेक्स्ट ये हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जिन पर कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप होते हैं। नेक्स्ट है ओशियनिक प्लेट, जिन पर ओशियन फ्लोर यानी समुद्र का तल होता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड प्लेट्स, जिन पर कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों होते हैं। दुनिया की कुछ मुख्य इंपोर्टेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं: पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिक प्लेट। यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है कि क्रस्ट के नीचे मौजूद मटेरियल लगातार मूव करता रहता है। मेंटल के अंदर गर्म मटेरियल ऊपर की ओर उड़ता है और ठंडा मटेरियल नीचे की ओर जाता है। इस तरह की मूवमेंट को कन्वेक्शन कहा जाता है। इसी मूवमेंट की वजह से ऊपर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। फिगर में हीट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के 3 तरीके भी दिखाए गए हैं। फर्स्ट, एडवेक्शन, हीट और मटेरियल के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना एडवेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, यानी गर्म मटेरियल ऊपर उठता है और ठंडा मटेरियल नीचे जाता है। नेक्स्ट है कंडक्शन, हीट का एक भाग से दूसरे भाग में सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पहुंचना। कंडक्शन का मतलब है हीट किसी एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच जाती है, इसे कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन अकर्ड इन मेंटल। टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट मेंटल में बनने वाले कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है। अर्थ के कोर से आने वाली हीट मेंटल के पिघले हुए यानी मोल्टन मटेरियल को ऊपर उठाती है, जबकि ठंडा मटेरियल नीचे की ओर चला जाता है। यह लगातार चलने वाली मूवमेंट ही कन्वेक्शन करंट बनाती है। यही करंट टेक्टोनिक प्लेट्स को कभी पुश यानी धक्का देता है और कभी पुल यानी खींचता है, जिससे प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। आगे लिखा है कि जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती है उस जगह को प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। प्लेट बाउंड्री 3 टाइप्स की होती हैं। पहला प्रकार कन्वर्जेंट बाउंड्री है। इसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं, जैसे हिमालयास। जब ओशियनिक प्लेट किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाती है। इससे वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स यानी भूकंप होते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री। दूसरा प्रकार डाइवर्जेंट बाउंड्री है। इसमें प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। इस केस में नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और नई क्रस्ट बनता है। इससे मिड ओशियन रिचेट्स जैसी नई फीचर्स की रचनाएं बनती हैं। मिड एटलांटिक रिड्स और डाइवर्जेंट बाउंड्री का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तीसरा प्रकार ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है। इसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर से फिसलते हुए निकल जाती हैं। इस मूवमेंट में नई क्रस्ट नहीं बनती और पुरानी क्रस्ट भी नष्ट नहीं होती। इस तरह के मूवमेंट में मुख्य रूप से अर्थक्वेक आते हैं। यूनाइटेड स्टेट का सैन एंड्रियास फोल्ट इसका एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। फिगर 2.3, इस फिगर में दुनिया की मुख्य टेक्टोनिक प्लेट्स और वे किस दिशा में मूव कर रही हैं यह दिखाया गया है। नेक्स्ट है लेट्स मैप। इस एक्टिविटी में आपको ऊपर दिए गए मैप से कोई भी 2 प्लेट्स चुननी है और उनके कॉन्टिनेंट्स तथा ओशियन के नाम टेबल में बनने हैं। आगे लिखा है कि प्लेट टेक्टोनिक अर्थ की सरफेस को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से माउंटेन्स, वैलीज, ओशियन बेसिन यानी महासागर के बड़े गहरे भाग और वोल्केनोस और अर्थक्वेक बनती हैं। यह थ्योरी यह भी समझाती है कि अर्थ पर कॉन्टिनेंट्स और ओशियन अलग अलग जगहों पर क्यों और कैसे फैले हुए हैं। ज़्यादातर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस प्लेट्स बाउंड्रीज के आसपास आती हैं, खासकर पैसिफिक ओशियन के चारों ओर। इस पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट है एग्जामिन द प्लेट मैप विद द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो मैप। व्हाट कोरिलेशन डू यू ऑब्जर्व।
मतलब इस एक्टिविटी में आपको फिगर 2.3 प्लेट मैप और फिगर 2.4 अर्थक्वेक एंड वोल्केनो मैप को ध्यान से देखकर यह बताना है कि दोनों मैप के बीच आपको क्या संबंध दिखाई दे रहे हैं। आगे लिखा है कि अंत में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमें यह समझाने में मदद करती है कि अर्थ की सरफेस लगातार बदलती रहती है। यह थ्योरी कई लैंडफॉर्म्स और नेचुरल डिजास्टर की शुरुआत और बनने का कारण भी समझाती है। यह थ्योरी अर्थक्वेक और वोल्केनो प्रोन रीजन्स यानी जहां इनके आने की संभावना ज़्यादा होती है उनकी पहचान करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें होने वाली डिजास्टर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने में भी मदद मिलती है। आगे लिखा है कि फिगर 2.4 में दिए गए अर्थक्वेक और वोल्केनोस के डिस्ट्रीब्यूशन वाले मैप को ध्यान से देखिए। अब एटलस या ग्लोब की मदद से पहचानने की कोशिश कीजिए कि रिंग ऑफ फायर के आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज सिचुएटेड हैं। इसके जवाब में आप लिख सकते हो कि मैप को देखने पर पता चलता है कि अर्थक्वेक और वोल्केनोस ज़्यादातर प्लेट बाउंड्री के आसपास पाई जाती हैं। रिंग ऑफ फायर इंपॉर्टेंट रूप से पैसिफिक ओशियन के चारों ओर सिचुएटेड है। इसके आसपास कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कंट्रीज हैं जापान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको, चाइना। आगे लिखा है लेट्स एक्सप्लोर में डस इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक। अब सोचिए कि क्या इंडिया में अर्थक्वेक आने का खतरा है। इंडिया में पहले भी कई बार अर्थक्वेक आ चुके हैं जिनकी वजह से हजारों लोगों ने जान गंवाई है। इंडिया जैसे घनी आबादी डेंसली पॉपुलेटेड यानी घनी आबादी वाले देश में अगर बड़ा अर्थक्वेक आए तो इससे लोगों की जान और इन्वायरमेंट दोनों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पता लगाने की कोशिश कीजिए कि अर्थ का कौन सा रीजन अर्थक्वेक के लिए ज़्यादा वल्नरेबल यानी ज़्यादा प्रभावित होने वाला इलाका है। एंड व्हाई डू यू थिंक ह्यूमन लाइव्स आर एट रिस्क। और सोचिए कि अर्थक्वेक आने पर लोगों की जानों को खतरा क्यों होता है। तो पहले क्वेश्चन के जवाब में आप लिखोगे कि हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया अर्थक्वेक के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी संवेदनशील माने जाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि वाई डू यू थिंक ह्यूमन लाइफ्स आर एट रिस्क। इसमें आप लिख सकते हो क्योंकि अर्थक्वेक आने पर बिल्डिंग गिर सकती हैं, सड़कें टूट सकती हैं और दूसरी सुविधाएं भी नुकसान पहुंच सकती हैं, इसलिए लोगों की जान को खतरा होता है। यहाँ फिगर 2.5 में साल 2001 में गुजरात में आए बड़े अर्थक्वेक के कारण हुई भारी तबाही को दिखाया गया है। आगे लिखा है डोंट मिस आउट में कि पुराने समय में भी अर्थक्वेक को भूकंप कहा जाता था जिसका अर्थ है पृथ्वी का हिलना। लिखा है कि बृहद संहिता में वराह मिहिर ने अर्थक्वेक पर एक अलग भाग लिखा था। उन्होंने बताया कि हवा, बारिश, बादल, जानवरों के व्यवहार और प्लैनेट्स की स्थिति में होने वाले बदलाव अर्थक्वेक के संकेत माने जाते थे। उन्होंने अर्थक्वेक का कारण 4 प्राकृतिक शक्तियों को माना। वायु यानी हवा, अग्नि यानी आग, इंद्र यानी आकाश या बिजली और वरुण यानी जल। उनके अनुसार ये शक्तियां अलग अलग कॉन्स्टिलेशन यानी अलग अलग नक्षत्रों और रीजन से जुड़ी हुई थी। यह दिखाता है कि उस समय भारत के लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन को ब्रह्मांड और प्राकृतिक घटनाओं से जोड़कर अर्थक्वेक को समझने की कोशिश की थी। आगे लिखा है कि इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू यू थिंक कॉज दिस सिचुएशन। तो आंसर में आप जवाब दे सकते हो कि यह सिचुएशन वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई है। नेक्स्ट, व्हाट कुड दैट ग्रे पाउडर बी। वह ग्रे पाउडर वोल्केनिक एश यानी ज्वालामुखी की राख हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज इट टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटरनल फोर्सेस। यह बताती है कि अर्थ के अंदर बहुत शक्तिशाली फोर्सेस काम करती हैं जो वोल्केनिक इरप्शन जैसे प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न कर सकती हैं। आगे डोंट मिस आउट में लिखा है कि भरतंग आइलैंड का मड वोल्केनो भारत का एक दुर्लभ प्राकृतिक आश्चर्य है। यह अंडमान और निकोबार आइलैंड का एक विशेष अट्रैक्शन यानी यूनिक अट्रैक्शन माना जाता है। अनलाइक फायरसी वोल्केनोस यानी आग उगलने वाले वोल्केनोस की तरह यहां लावा नहीं निकलता। यहां जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक गैसें यानी नेचुरल अंडरग्राउंड गैसेस और प्रेशर की वजह से कीचड़ बाहर निकलती रहती है और उसमें बुलबुले बनते हैं। आगे है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन।
लिखा है कि वेदरिंग और इरोजन लैंडफॉर्म्स के बनने और बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। ये लगातार अर्थ की सरफेस को तोड़ते और नया रीशेपिंग यानी नया आकार देते हैं। लंबे समय तक वेदरिंग और इरोजन मिलकर माउंटेन्स को घिसते हैं। वैलीज बनती हैं, प्लेन्स बनती हैं, केव्स यानी गुफाएं बनती हैं, क्लिफ्स यानी खड़ी चट्टानें और रिवर डेल्टास यानी नदी के डेल्टास जैसे प्राकृतिक आकृतियां बनती हैं। इसी वजह से आज हमें अर्थ पर अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं वेदरिंग के बारे में। Weathering is the process through which rocks on the earth's surface break down into smaller pieces due to the various processes। मतलब वेदरिंग वह प्रोसेस है जिसमें अर्थ की सरफेस पर मौजूद चट्टानें अलग अलग कारणों के से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। वेदरिंग में टूटी हुई चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह जाना शामिल होता है। इसमें केवल चट्टानों का टूटना होता है। वेदरिंग के 3 प्रकार होती हैं। फर्स्ट, फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में टेम्परेचर के बदलने, बर्फ जमने या हवा की वजह से रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में रॉक्स के मिनरल्स, वाटर्स, एयर या एसिड्स के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं। इससे नई सब्सटेंस बनती हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। एग्जाम्पल के लिए पेड़ों की जड़ें चट्टानों को दरारों में चली जाती हैं और धीरे धीरे उन चट्टानों को तोड़ देती हैं। वेदरिंग अर्थ की सरफेस को आकार देने और सोइल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन वह प्रोसेस है जिसमें सोइल, रॉक्स और दूसरी सरफेसिस की चीजें घिसकर वॉर्न अवे यानी घिसकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यह काम वाटर, विंड, आइस और सी वेव्स जैसी नेचुरल एजेंट्स द्वारा होती हैं। वेदरिंग में केवल चट्टानें टूटती हैं, लेकिन इरोजन में टूटा हुआ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचता है। इन दोनों प्रोसेस में यही बड़ा अंतर है। इरोजन में भी कई प्रकार होते हैं। फर्स्ट, वाटर इरोजन। वाटर इरोजन जो रिवर, रेन और ओशियंस की वेव्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है विंड इरोजन, जो सूखे और रेतीले इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ग्लेशियल इरोजन, जिसमें चलती हुई बर्फ, मूविंग आइस, चट्टानों को घिसकर अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट है कोस्टल इरोजन, जिसमें सी वेव्स समुद्र किनारे की भूमि को धीरे धीरे काटती है और घिसती है। और आगे लिखा है एंड कोस्टल इरोजन वेयर सी वेव्स वियर अवे द लैंड अलोंग द शोर। कोस्टल इरोजन में सी वेव्स यानी समुद्र की लहरें समुद्र के किनारों की जमीन को धीरे धीरे वियर अवे यानी काटती और घिसती रहती हैं। इरोजन अलग अलग लैंडफॉर्म्स को आकार देता है। यह न्यू फीचर्स यानी प्राकृतिक आकृतियां भी बनाता है और पहले से बनी हुई फीचर्स को नष्ट भी कर सकता है। इरोजन जमीन और मिट्टी को बदल देता है, जिन पर लोग अपने काम के लिए निर्भर रहते हैं। इसलिए यह कई लोगों के ऑक्यूपेशन को भी इफेक्ट करती है। फार्मर्स के लिए इरोजन नुकसानदायक है, क्योंकि यह फर्टाइल टॉपसाइल यानी उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाती है। इसी मिट्टी में फसल अच्छी तरह उगती है। जब यह मिट्टी हट जाती है तो फसल का यील्ड यानी उत्पादन बहुत कम हो जाता है। जो लोग रिवर्स यानी नदियों और कोस्ट यानी समुद्र के किनारों के पास रहते हैं, उनके लिए इरोजन जमीन, घर और सड़क तक बहा सकता है। इससे प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में काम से भी इरोजन जमीन को कमजोर कर देती है, डिस्टेबलाइज कर देती है यानी कमजोर कर देती है। इससे सेफ्टी रिस्क बढ़ जाती हैं। टूरिज्म और फिशिंग जैसी इंडस्ट्रीज भी इरोजन से इफेक्ट होती है, क्योंकि बीच, रिवर और उपजाऊ जमीन को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचता है। इससे पता चलता है कि इरोजन केवल अर्थ की सरफेस को ही नहीं बदलता, बल्कि लेबर और लिवलीहुड यानी लोगों के काम और रोजगार पर भी सीधा असर डालता है। नेक्स्ट, लेट्स एक्सप्लोर। ऑब्जर्व द फोटोग्राफ एंड आल्सो नोट द टाइप ऑफ इरोजन। हाउ आर फार्मर्स इफेक्ट बाय इरोजन ड्यू टू वाटर एंड विंड। तो जवाब में आप लिख सकते हो कि वाटर इरोजन और विंड इरोजन की वजह से उपजाऊ टॉप सोइल बह जाती है या उड़ जाती है। इससे मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है, फसलें अच्छी तरह नहीं उगती और फार्मर्स की फसल जो उपजाऊ जमीन है वो घट जाती है। डोंट मिस आउट। लिखा है सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में लोग वाटर मैनेजमेंट के लिए कॉन्टरिंग, बॉन्डिंग
टेरेसिंग, डैम और कैनल्स जैसे सोफेस्टिकेटेड तकनीक्स का इस्तेमाल करते थे। इन टेक्निक्स का के बारे में वेदास, कृष्ण परसरा, कौतल्या अर्थशास्त्र और विक्रमादित्य वेदा जैसे कई संस्कृत ग्रंथ में भी मिलता है। अर्थशास्त्र में जमीन का असिस्टमेंट यानी मूल्यांकन और उसकी फर्टिलिटी और उसकी प्रोडक्टिविटी के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है और अलग अलग विस्तार से उनके बारे में बताया गया है। जैसे आगे लिखा है कि नागालैंड का जैबो सिस्टम एक ऐसी ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग टेक्निक है जिसमें पहाड़ियों की ढलाने पर मिट्टी के बांध बनाकर सोइल और वाटर कंजर्वेशन किया जाता है। चेक डैम छोटी छोटी नदियों पर बनाए जाते थे ताकि पानी की स्पीड यानी वेलोसिटी कम हो और सोइल की इरोजन रुके और मिट्टी सेडिमेंट जमा हो सके। इन स्ट्रक्चर का उद्देश्य पानी के बहाव को धीमा करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी जमीन के स्तर के जल को बढ़ाना था। मतलब इन स्ट्रक्चर का उद्देश्य पानी के बहाव को और इन स्ट्रक्चर का उद्देश्य पानी के फ्लो को धीमा करना और ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी जमीन के नीचे के पानी के स्तर को बढ़ाना था। साइड बॉक्स में कॉन्टरिंग के बारे में लिखा है। कॉन्टरिंग एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है जिसमें पहाड़ की कॉन्टर लाइंस के साथ खाइयां बनाई जाती हैं। इसमें बारिश का पानी धीरे धीरे बहता है, मिट्टी का कटाव कम होता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ता है। नेक्स्ट है बंडिंग। बंडिंग में मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं। इससे सरफेस रन ऑफ कम होता है, सोइल इरोजन रुकता है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। टेरेसिंग। टेरेसिंग एक सोइल कंजर्वेटिंग प्रैक्टिस है जिसमें पहाड़ी ढलानों को सीढ़ीदार बनाया जाता है, जिसमें सोइल इरोजन कम होता है और खेती करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन ऐसी नेचुरल फोर्सेस हैं जो अर्थ की सरफेस पर मौजूद सब्सटेंसेस या मटेरियल्स को घिसती हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं और फिर जमा करती हैं। डिपॉजिट यानी जमा करती हैं। इसकी वजह से समय के साथ अर्थ की सरफेस धीरे धीरे लेवल और स्मूथ बनती है। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स या इंपॉर्टेंट एजेंट्स। फर्स्ट, रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, ग्लेशियर, विंड, वेव्स यानी समुद्र की लहरें और ग्राउंड वाटर। रनिंग वाटर चट्टानों और मिट्टी का कटाव करता है जिससे वैलीज और प्लेन्स यानी घाटियां और मैदान बनती हैं। ग्लेशियर अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में चट्टानें और मिट्टी ले जाती हैं। ये रास्ते में चट्टानों को घिसते हुए यू शेप वैली बनाता है यानी घाटियां बनाता है। विंड रेत का इरोजन और डिपोजिशन। कैसे विंड रेत का इरोजन यानी कटाव और डिपोजिशन यानी जमाव करके डेजर्ट का आकार बनाती है। सी वेव्स समुद्र के किनारों, कोस्टलाइन यानी समुद्र के किनारों का कटाव करती है जिससे क्लिफ्स यानी खड़ी चट्टानें, बीच यानी समुद्र तट और बे यानी खाड़ियां बनती हैं। ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन जैसी चट्टानों को धीरे धीरे घोल देता है। इससे केव्स और सिंकहोल्स यानी गुफाएं और धरती में बने बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं। ये सभी एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन मिलकर लगातार लैंडफॉर्म को बदलती रहती हैं। ये ऊंचे इलाकों को धीरे धीरे नीचा करती हैं और नीचे वाले इलाकों में मटेरियल जमा करके उन्हें भरते रहते हैं। नेक्स्ट है डोंट मिस आउट। लिखा है लैंडफॉर्म्स ने ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता के इतिहास को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। गंगा, नाइल, ब्रह्मपुत्र और इंडस जैसी नदियों के उपजाऊ मैदान खेती के लिए बहुत अच्छे थे, इसीलिए इन्हीं इलाकों में एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ और शुरुआती शहर विकसित हुए। माउंटेन्स ने प्रोटेक्शन यानी रक्षा और बैरियर यानी रुकावट दोनों का काम किया। हिमालय ने भारत को कई आक्रमणकारियों से बचाया, लेकिन खाइबर पास जैसे माउंटेन पासिस के जरिए से अलग अलग संस्कृतियों का कल्चर एक्सचेंज भी हुआ यानी लेन देन भी हुआ। थार डेजर्ट जैसे रेगिस्तान में बड़ी बस्तियां, लार्ज सेटलमेंट यानी बड़ी बस्तियां कम विकसित हो सकी, लेकिन इन इलाकों से होकर सिल्क रूट जैसी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स विकसित हुए। सी कोस्ट और हार्बर्स यानी बंदरगाह। सी कोस्ट और बंदरगाह ने ट्रैवल और दूर दराज के देशों के से कल्चरल कॉन्टैक्ट बनाने में मदद की। इसी कारण साउथ इंडिया के कई किंगडम्स बहुत फ्लरिश्ड हुए, बहुत समृद्ध बने।
आज भी इतिहास यह दिखाता है कि वॉर्स, सेटलमेंट्स यानी बस्तियां, ट्रेड यानी व्यापार और कल्चर ग्रोथ यानी सांस्कृतिक विकास पर लैंड की फिजिकल फीचर का गहरा प्रभाव रहा है। नेक्स्ट है हेडिंग रनिंग वाटर। रिवर्स इरोजन ट्रांसपोर्टेशन यानी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है कि रिवर इरोजन ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन यानी जमाव की प्रोसेस के द्वारा जमीन का आकार बदलता है। इसी कारण नदी के पूरे रास्ते में अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनती हैं। नदी के अपर कोर्स यानी शुरुआती भाग में स्टीप ग्रेडियंट यानी बड़ी बड़ी ढलानें बहुत ज़्यादा होती हैं और इरोजन भी तेज होता है। इसीलिए वहाँ वी शेप वैली यानी वी आकार की घाटियाँ, वाटरफॉल और रैपिड्स यानी तेज बहाव वाले भाग बनते हैं। नदी के मिडल कोर्स यानी बीच वाले भाग में नदी की गति कुछ कम हो जाती है, इसीलिए नदी मेंडर्स यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाना शुरू करती है। इसी दौरान ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स यानी बाढ़ के मैदान बनते हैं क्योंकि नदी सेडिमेंट्स जमा करने लगती है। नदी के लोअर कोर्स यानी आखिरी भाग में उसकी स्पीड और भी धीमी हो जाती है। यह नदी बहुत अधिक ज़्यादा सेडिमेंट्स जमा करती है, बहुत छोटे छोटे कण जमा कर लेती है, जिसमें डेल्टास, लेविस और एलुवियल फैंस बनती हैं। ये सभी लैंडफॉर्म्स केवल नदी के व्यवहार को समझने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट और इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल एक ऐसा लैंडफॉर्म है जहां नदी किसी स्टीप क्लिप यानी ऊंची खड़ी चट्टान या वर्टिकल ड्रॉप सीधे नीचे गिरने वाली जगह से नीचे गिरती है। इसमें एक झरना बनता है। वाटरफॉल आमतौर पर नदी के अपर कोर्स से बनती हैं। यहाँ हार्ड रॉक्स जल्दी नहीं घिसती, लेकिन उसके नीचे की सॉफ्ट रॉक जल्दी कट जाती है। इसी कारण यहाँ अचानक ऊंचाई का अंतर बन जाता है और वाटरफॉल्स बन जाता है। वाटरफॉल्स केवल ब्यूटीफुल नेचुरल फीचर ही नहीं होता, बल्कि टूरिस्ट को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इससे लोकल टूरिज्म और इकोनॉमी को लाभ होता है। कई जगह वाटरफॉल का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी किया जाता है। गिरते हुए पानी की फोर्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसके अलावा वाटरफॉल लोगों को ट्रैकिंग और फोटोग्राफी जैसे रिक्रिएशन एक्टिविटी का अवसर भी देती है। कई इलाकों में इनका कल्चरल और रिलीजियस महत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। आगे है मिएंडर। मिएंडर नदी के मिडल कोर्स या लोअर कोर्स में बनने वाले टेढ़े मेढ़े मोड़ होते हैं। यह लेटरल इरोजन यानी किनारों का कटाव और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन यानी मिट्टी के जमाव की वजह से बनता है। जब नदी बहती है तो बेंड यानी मोड़ के बाहरी किनारे का कटाव करती है, जबकि अंदरूनी किनारे पर सेडिमेंट्स जमा करती है। धीरे धीरे इसी कारण बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं, बड़े बड़े घुमाव बन जाते हैं। मिएंडर्स इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। इसीलिए ये इलाके एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। मिएंडर्स लोगों के बसने के जगह को बहुत इफेक्ट करती हैं। इसीलिए विलेज और टाउन्स अक्सर इनके आसपास हल्की ढलान पर, जेंटल स्लोप यानी हल्की ढलान पर विकसित होते हैं। इसके अलावा मिएंडर्स रिवर्स का इस्तेमाल नेविगेशन, इरिगेशन, नेविगेशन यानी जल पानी में डायरेक्शन ढूंढने और इरिगेशन यानी सिंचाई और कई जगह टूरिज्म के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसके सुंदर घुमाव सीन लैंडस्केप बनाते हैं यानी बहुत अट्रैक्टिव सीन्स बनाते हैं। तमिलनाडु में ग्रैंड एनिकट जिसे कलिनाई भी कहा जाता है, नदियों की इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेल्टास। डेल्टा एक लैंडफॉर्म है जो नदी के मुहावने पर बनता है। मुहावने यानी माउथ ऑफ अ रिवर, जहां नदी सी, ओशियन या लेक्स में मिलती है। यह नदी अपने साथ लाई हुई सेडिमेंट्स यानी मिट्टी के छोटे छोटे कणों को जमा कर देती है। समय के साथ ये सेडिमेंट्स लगातार जमा होते रहते हैं और फैन शेप यानी पंखे और ट्रायंगुलर के आकार के भूमि बनाते हैं, जिन्हें डेल्टास कहते हैं। डेल्टास की मिट्टी एलुवियल सोइल यानी जडोल मिट्टी होती है, जो बहुत फर्टाइल होती है। इसलिए यहाँ राइस और जूट जैसी फसलें उगाई जाती हैं। डेल्टास फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि यहाँ फ्रेश वाटर और सोल्ट वाटर मिलते हैं। इससे कई प्रकार के एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं।
कई डेल्टास में घनी आबादी रहती है। ये ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के इम्पोर्टेंट केंद्र भी होते हैं, क्योंकि नदियाँ आसान नेविगेशन रूट्स देती है, नदियाँ आसान रास्ते बनाती हैं। लेकिन डेल्टास में फ्लड यानी बाढ़ आने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों का जमीन और उसकी गतिविधियों से पर प्रभाव होता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।